हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को भी इतने शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही शानदार पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमारे साथ बने रहें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने शानदार लेक्चर को शुरू करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप इससे कुछ नया जरूर सीखेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बेनिफिशियल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज हम मौर्य काल के बारे में फ्रेंड्स पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपने लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मौर्य काल की मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, देख लेते हैं कि क्या क्या कहा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है, पुराणों में इनको शूद्र कहा गया है, किसको? मौर्यों को। और विशाखादत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में इनको कुलहीन निम्न कुल का बताया गया है। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में इनको वैश्य मूल का बताया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, पुराणों में इनको शूद्र कहा गया और विशाखादत्त ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में इनको कुलहीन निम्न कुल का बताया है। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, वहां से जानकारी मिलती है मौर्यों को इन्होंने वैश्य मूल का बताया है। तो फ्रेंड्स कुछ जगहों अधिकांश विद्वान इनको क्षत्रिय भी मानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, यहाँ पे विवाद है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईस्वी से 298 ईस्वी तक रहा। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इनके बारे में और भी डिटेल से कि क्या क्या इनके बारे में है इतिहास में। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स इनको जैन और बौद्ध धर्म में, कहा फ्रेंड्स? जैन और बौद्ध धर्म में इनको मौर्य वंश से संबंधित कहा गया है। तो फ्रेंड्स जैन और बौद्ध धर्मों में इनको मौर्य वंश से संबंध इनका बताया गया है। और फ्रेंड्स इनका जन्म कहाँ हुआ था? अगर जन्म की बात करें फ्रेंड्स तो इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो फ्रेंड्स इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। और इनको कौटिल्य ने, अर्थात इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं, जिनका नाम विष्णुगुप्त है, कौटिल्य ने इनको शिक्षा दी थी। कहाँ पे फ्रेंड्स दी थी? तो तक्षशिला में इनको शिक्षा दी थी। किसने दी थी? कौटिल्य ने दी थी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या क्या कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बताया गया है कि इन्होंने घनानंद को गद्दी से हटाया और कौटिल्य की सहायता से, किसकी सहायता से फ्रेंड्स? तो कौटिल्य की सहायता से इन्होंने धनानंद को पराजित किया और मगध पे अपना कब्जा किया। और इस तरह से इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो किसने फ्रेंड्स की? चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है। और इन्होंने किसको पराजित किया था फ्रेंड्स? तो इन्होंने धनानंद को पराजित किया था। किसकी सहायता से? कौटिल्य, जो कि इनके शिक्षक भी थे और बाद में इनके प्रधानमंत्री भी बनते इनके राज्य के। और इनका उपनाम क्या था? विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से इनको जाना जाता है। किसको फ्रेंड्स? तो कौटिल्य को जाना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ अन्य नाम के बारे में भी जान लेते हैं कि इनको कुछ और भी नामों से पुकारा जाता है। वो कौन है फ्रेंड्स? तो इनको सेंड्रोकोट्स कहा जाता है। और कौन कहते हैं? तो स्ट्रैबो और एरियन इनको सेंड्रोकोट्स के नाम से कहते हैं। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और एंड्रोकोट्स इनको एपियन और प्लूटार्क कहते हैं इनको एंड्रोकोट्स। तो फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य को इन नामों से भी जाना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है इनके बारे में, क्या बताया गया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। यहाँ पे बताया कब हराया? 305 ईस्वी में हराया। और इन्होंने बताया कि सेल्यूकस, जब इन्होंने इनको पराजित किया फ्रेंड्स सेल्यूकस निकेटर को, तो इन्होंने, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना कनैलिया का विवाह किससे कर दिया था फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त मौर्य से इन्होंने अपनी पुत्री हेलेना कनौलिया का विवाह कर दिया था। और इसके बदले में जब इनका विवाह हुआ तो इनको इन्होंने उपहार स्वरूप हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल, इन क्षेत्रों को इन्होंने इनको गिफ्ट में दिया था, एज अ उपहार दिया था फ्रेंड्स। और इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको 500 हाथी दिए थे। किसको फ्रेंड्स? तो सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने 500 हाथी दिए थे। किसने दिए थे फ्रेंड्स? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए थे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और इन दोनों के बीच की पर्वत की जो सीमा बनाती थी वो कौन फ्रेंड्स? तो वो हिंदकुश पर्वत बनाता था। तो फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है चंद्रगुप्त का मौर्य का जो राज्य है, उत्तर में जम्मू तक, दक्षिण में मैसूर तक और पश्चिम में बंगाल तक और इधर ईस्ट में
गुजरात तक और यहाँ इनका पर्वत हिंदकुश पर्वत तक इनका क्षेत्र का विस्तार था। तो ये इनका क्षेत्र विस्तार है किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पे बताया गया है मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो कि कहाँ पे आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इनको भेजा किसने था अगर फ्रेंड्स कहें तो सेल्यूकस निकेटर ने इनको भेजा था। किसको? मेगास्थनीज को। किसके दरबार में फ्रेंड्स? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आई होप आपको समझ आया होगा। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, किसने भेजा था? तो आंसर होगा सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। और किसके दरबार में आया था फ्रेंड्स? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगिरी पहाड़ियों पे, कहाँ फ्रेंड्स? तो चंद्रगिरी पहाड़ियों में श्रवणबेलगोला जो कि कहाँ है? कर्नाटका में चले गए और वहाँ पे संलेखना विधि के द्वारा मृत्यु प्राप्त की। तो फ्रेंड्स हमने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जब जैन धर्म पढ़ा था तब भी बताया था। और इन्होंने किस धर्म का पालन किया? तो इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। हमने फ्रेंड्स पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर में जब हमने जैन धर्म पढ़ा था। और ये कहाँ चले गए थे फ्रेंड्स? चंद्रगिरी पहाड़ी चले गए थे। और ये कहाँ है? श्रवणबेलगोला कर्नाटका में इन्होंने संलेखना विधि। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा संलेखना विधि क्या है, हमने इसके बारे में पढ़ा था। अगर आपको देखना है संलेखना विधि क्या है तो आप जैन धर्म वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा संलेखना विधि क्या थी। तो इन्होंने संलेखना विधि द्वारा क्या किया? इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी भारत पे पूरी तरह से जीत लिया था। तो फ्रेंड्स इन्होंने ये बहुत ही शक्तिशाली राजा कहलाए। इन्होंने नॉर्थ भारत उत्तर भारत को पूरी तरह से जीत लिया था। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स, एक कथन है प्लूटार्क का। उन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सेना से पूरे भारत पे विजय प्राप्त की। तो इन्होंने 6 लाख सेना के साथ अपने भारत को जीता था। तो फ्रेंड्स इनके देखिए शासनकाल में व्यापार की उन्नति हुई, कृषि का विकास हुआ और माप के लिए बांट पद्धति आदि का आधार बना लिया गया और सिक्कों का भी उपयोग शुरू होने लगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से सिक्के वगैरह का उपयोग देखने में आ रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कराधान, इन्होंने टैक्स के द्वारा अपने जो कर वगैरह लगा के स्वच्छता कर और कराधान टैक्स वगैरह लेते थे अकाल रहित, जिससे कि उनको अकाल वगैरह पड़ने पे अपनी प्रजा को और ये बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। तो फ्रेंड्स ये रही आपको चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जानकारी। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। इनके जन्म का हम फ्रेंड्स हमने बताया, इनके गुरु कौन थे और इन्होंने कैसे मगध को जीता और किस धर्म को अपनाया और कैसे प्राण त्याग के, हमने फ्रेंड्स सारी बात पढ़ी। तो अब देखेंगे फ्रेंड्स हम इनके आगे लेक्चर में क्या है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अब बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और इनका शासनकाल 298 से 273 ईस्वी पूर्व तक रहा। तो चलिए फ्रेंड्स इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ लेते हैं कि क्या था इनके बारे में। तो फ्रेंड्स ये चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। इनका नाम क्या था फ्रेंड्स? बिंदुसार था। तो इनके पुत्र का नाम बिंदुसार था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। अब इनको चंद्रगुप्त मौर्य को अमित्रोचेट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ होता है शत्रुओं पर जिसने विजय प्राप्त कर ली हो। तो फ्रेंड्स इनका उपनाम क्या था? अमित्रोचेट्स। किसको कहा गया फ्रेंड्स? तो बिंदुसार को अमित्रोचेट्स भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं इनके बारे में और क्या क्या बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इन्होंने बताया गया है कि बिंदुसार ने सीरिया के नरेश, तो कौन थे? एंटियोकस फर्स्ट से इन्होंने कुछ चीजें कही थी कि भैया हमारे यहाँ भिजवा दो, जैसे कि क्या? मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक की इन्होंने कहा था कि भाई हमारे यहाँ भी ये चीजें भिजवा दो, प्रार्थना करी थी। किससे? एंटियोकस फर्स्ट से। तो देखिए फ्रेंड्स एंटियोकस जी ने क्या किया? एंटियोकस ने शराब भिजवा दी, अंजीर भिजवा दी और इन्होंने दार्शनिक देने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि दार्शनिक हमारे यहाँ बिकाऊ नहीं है। इन्होंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि हमारे यहाँ दार्शनिक बिकाऊ नहीं है, हमारे यहाँ दार्शनिकों का व्यापार नहीं होता। और बदले और बाकी इन्होंने शराब और सूखे अंजीर भिजवा दिए थे।
किसने कहा था? बिंदुसार के कहने पे। और बिंदुसार ने फ्रेंड्स आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया, इन्होंने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। किसने फ्रेंड्स? तो बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको बिंदुसार से संबंधित चीजें समझ आ गई होंगी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक का टाइम पीरियड फ्रेंड्स 273 से 232 BC है। तो चलिए फ्रेंड्स इनके बारे में पढ़ लेते हैं। द ग्रेट अशोका के बारे में, इनको महान क्यों कहते हैं, इतना ज़्यादा ये क्यों प्रसिद्ध हैं इतिहास में, तो चलिए फ्रेंड्स इनके बारे में देखते हैं। तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, बौद्ध परंपरा में इनको बताया गया है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। तो फ्रेंड्स बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि बिंबिसार ने, कौन? इनके पिताजी बिंबिसार ने बिंबिसार की 16 पत्नियां थी, जिससे क्या हुआ फ्रेंड्स? जिससे फ्रेंड्स इनको 101 पुत्र की प्राप्ति हुई थी। किससे? बिंदुसार की जो 16 पत्नियां थे उनसे इनको 101 पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और फिर जब अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके सिंहासन प्राप्त किया था, इन्होंने सिर्फ एक तिस्य को छोड़ा था, जो सबसे इनका छोटा भाई था उसको इन्होंने छोड़ दिया था। बाकी अपने 99 भाइयों की इन्होंने हत्या की थी और इन्हीं को मार के ही ये सिंहासन पे बैठे थे। और इन सिंहासन को प्राप्त करने में फ्रेंड्स अगर बात की जाए तो किसने हेल्प करी थी? तो राधा गुप्त ने इनको सिंहासन प्राप्त करने में मदद करी थी। और राधा गुप्त कौन थे फ्रेंड्स? तो ये बिंदुसार के मंत्री थे। तो फ्रेंड्स राधा गुप्त अगर पूछा जाए कौन थे, तो वो बिंदुसार के मंत्री थे और इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। और फ्रेंड्स ऐसा कहाँ कहा गया है फ्रेंड्स? ये मेरे विचार बिल्कुल नहीं है। ऐसा बौद्ध परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी और जिसमें से 30 को छोड़ा था, जो कि बाद में बौद्ध भिक्षु बन जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको चीजें समझ आ रही होंगी। और इसको इन्होंने राधा गुप्त की सहायता से ये सिंहासन प्राप्त किया था। आई होप आपको फ्रेंड्स चीजें समझ आ गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए क्या क्या कहा गया है कि यहाँ पे बताया गया है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो अगर फ्रेंड्स पूछा जाए कि अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है, तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। और भी 2 जगह फ्रेंड्स मिलता है, वो कौन सी 2 जगह हैं? तो फ्रेंड्स नेत्तूर और उड़नगोलन में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये भी दोनों अभिलेख हैं फ्रेंड्स। और इनको अगर बात करी जाए फ्रेंड्स कि बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी, तो उपगुप्त ने इनको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी और इनकी माता जी का नाम सुब्रदांगी था। तो अगर फ्रेंड्स पूछा जाए कि इनको बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी, तो आप बताएंगे फ्रेंड्स उपगुप्त ने दी थी और इनकी माता जी का नाम सुब्रदांगी था। और फ्रेंड्स देखिए अशोक ने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की। तो फ्रेंड्स अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपना लिया तो इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी पुत्री और पुत्र को बाहर कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। इनके पुत्र का नाम फ्रेंड्स महेंद्र था और इनकी पुत्री का नाम संघमित्रा था, जिनको इन दोनों ने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो फ्रेंड्स जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था तो हमने बौद्ध धर्म के बारे में देखे थे सारी चीजें डिटेल में और कहाँ वर्तमान में भी बौद्ध धर्म का महत्व है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बताया गया है कि अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी उपाधि थी देवनाम प्रियदर्शी। इनकी उपाधि थी, किसकी उपाधि थी फ्रेंड्स? तो अशोक की उपाधि थी। और इनके एक अभिलेख में इसका नाम है प्रयाग अभिलेख, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है फ्रेंड्स। तो अशोक के प्रयाग अभिलेख में इनकी पत्नी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। इनकी पत्नी का नाम फ्रेंड्स कारुवाकी था। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। यहाँ पे इनके अशोक के अभिलेख का नाम था प्रयाग अभिलेख और इनकी पत्नी का क्या उल्लेख मिलता है? कारुवाकी, इनकी पत्नी का नाम था। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अगर फ्रेंड्स पूछा जाए कि रानी का अभिलेख किसको कहते हैं या किसे कहा जाता है, तो उसका
आंसर होगा कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन करते हुए चलिएगा ताकि आपको एग्जाम में रिवीजन करने में हेल्प हो। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, एक बार और देख लेते हैं कि इनको उपगुप्त नामक व्यक्ति ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उड़नगोला अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है और इनकी माता जी का नाम सुब्रदांगी था। इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था और इन्होंने एक उपाधि भी धारण की थी, देवनाम प्रिय प्रियदर्शी इनकी उपाधि थी फ्रेंड्स। और इनकी पत्नी का नाम कारुआकी था, जो कि कहाँ, प्रयाग अभिलेख में मिलता है उल्लेख। और कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या क्या कहा गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बताया गया है कि अशोक के दरबार में जो मौर्य साम्राज्य था वो दक्षिण भारत तक अपनी ऊंचाइयों को छू रहा था। तो इन्होंने दक्षिण भारत पे भी कब्जा किया। इसका साक्ष्य मिलता है कि इन्होंने कलिंग पे युद्ध किया था, इन्होंने कलिंग वॉर लड़ा था। कलिंग कहाँ है फ्रेंड्स, उड़ीसा में है। तो देखिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं इनके बारे में क्या क्या बताया गया है। तो इन्होंने देखिए कहा गया है कि अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद, 8वें वर्ष इन्होंने लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कहाँ, कलिंग में एक युद्ध लड़ा था। कलिंग कहाँ है फ्रेंड्स, उड़ीसा को कहा जाता है। नरसंहार राजा अशोक। तो फ्रेंड्स जब इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा तो इन्होंने इतना नरसंहार हुआ उस युद्ध में कि इनका मन द्रवित हो उठा और इन्होंने एक कसम खाई कि आज से ये युद्ध की नीति को छोड़ देंगे और सांस्कृतिक विजय के तौर पे ही अपने राज्य को जीतेंगे। और इन्होंने कब्जे, युद्ध और कब्जे वगैरह की नीति को त्याग दिया। कहाँ से, कलिंग वॉर के बाद ही इन्होंने ये चीजें छोड़ दी थी। और उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसने अपना लिया था, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था और इनके पिताजी ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये रही इनकी सारी जानकारी। इन्होंने कलिंग युद्ध कब लड़ा, तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लड़ा था। कब, 261 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे पूछा जाता है कलिंग युद्ध किसने लड़ा। तो फ्रेंड्स आप बताएंगे अशोक ने लड़ा। कब लड़ा, लगभग अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद लड़ा और 261 ईस्वी पूर्व लड़ा था। और इसी युद्ध के बाद से इनका मन बदल जाता है और युद्ध की नीति को छोड़ के ये धम्म की नीति को अपना लेते हैं। कौन, अशोक अपना लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कुछ स्रोत हैं किसके, मौर्यन हिस्ट्री के, मौर्य काल की जानकारी किससे हमको मिलती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए लिटरेसी सोर्स हैं। लिटरेसी सोर्स में कौन कौन आता है, तो फ्रेंड्स पहला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य के उपनाम हमने फ्रेंड्स देख लिए थे, इनका अर्थशास्त्र है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता है किसकी, मौर्यों की राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों की जानकारी देता है। कौन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यहाँ पे फ्रेंड्स इनकी बुक का नाम अर्थशास्त्र है। इसका मतलब ये नहीं कि ये इकोनॉमी की बुक है। ये फ्रेंड्स पूछा जाता है कि जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र थी वो उसमें किसकी जानकारी मिलती, तो आप फ्रेंड्स बताएंगे राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों, प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था से बिल्कुल तरह से दूर दूर तक इसका कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है कि इकोनॉमी की बुक थी। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, ये जो इकोनॉमी कौटिल्य की अर्थशास्त्री जिससे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में मौर्य पीरियड की जानकारी मिलती है। तो आई होप फ्रेंड्स आप कौटिल्य की बुक अर्थशास्त्र के बारे में समझ गए होंगे। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि ये बुक किसने लिखी, तो आप बताएंगे कौटिल्य ने लिखी। कौन सी बुक, अर्थशास्त्र। और इससे किसकी जानकारी मिलती है फ्रेंड्स, तो इससे मौर्य काल की राजनीतिक और आर्थिक जानकारी मिलती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मेगास्थनीज दूसरी बुक है मेगास्थनीज की इंडिका। इससे फ्रेंड्स क्या क्या जानकारी मिलती है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था फ्रेंड्स, तो मेगास्थनीज था। ये अपनी बुक में मेगास्थनीज, इनकी बुक क्या है, इंडिका। क्या है, इंडिका। इंडिका के बारे में भारत बताया गया है कि भारत में दास्ता
अनुपस्थिति थी। तो इनका मतलब है जो मेगास्थनीज की इंडिका है, इन्होंने बताया कि भारत में जाति व्यवस्था 7 प्रकार की इन्होंने जाति व्यवस्था को उल्लेख किया। इन्होंने कहा है कि भारत में दासता बिल्कुल भी नहीं थी। इनके अनुसार दासता इस समय नहीं मिलती है, किसके? मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स। अब देखिए पुराणों में क्या कहा गया, तो फ्रेंड्स पुराणों में हमें कालक्रम और मौर्य राजा की सूची मिलती है। तो किसकी सूची मिलती है? मौर्य राजाओं की जानकारी हमको पुराणों से भी मिलती है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं, आगे अपने लेक्चर में बढ़ते हैं। आपको मेगास्थनीज की बुक का नाम याद रखना है, इंडिका, और कौटिल्य की बुक अर्थशास्त्र का याद रखना है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और साथ ही साथ ये भी पूछ लिया जाता है कि मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में दास्ता के बारे में बताया है, ये दास्ता हमारे इंडिया में थी या नहीं थी इस समय? तो आप बताएंगे कि इन्होंने नहीं बताया है, कि इन्होंने कहा है कि दास्ता यहाँ पे नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट बुक है। तो देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट इसकी क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे ये गुप्त काल के दौरान लिखी गई, ये मौर्यकालीन नहीं है जबकि गुप्त कालीन है। फिर भी देखिए यहाँ पे मौर्य काल की जानकारी इससे मिलती है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि इसमें वर्णन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ फेंकने के लिए चाणक्य की सहायता कैसे प्राप्त की। तो देखिए फ्रेंड्स विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस से भी ऐसे प्रूफ मिलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के महाराजा घनानंद से, जो कि नंद वंश से संबंधित थे, घनानंद, उनसे युद्ध लड़ा और मगध पे कब्जा किया। किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से इन्होंने कब्जा किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बुद्धिस्ट, तिब्बतन बुद्धिस्ट के बारे में, बुद्धिस्ट लिटरेचर में क्या कहा गया है, इन्होंने बताया कि जो दिव्योदान है उससे इंफॉर्मेशन जानकारी मिलती है कि अशोक और बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उनके प्रयासों में बहुत ही जानकारी मिलती। तो यहाँ पे देखिए तिब्बतन बुद्धिस्ट, जो तिब्बत के बौद्ध टेक्स्ट हैं उनसे हमको जानकारी मिलती है अशोक और बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए। जैसे कि उन्होंने श्रीलंका भेजा था अपने पुत्र और पुत्रियों के, ऐसे ही इनसे और भी जानकारियाँ मिलती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आज का फ्रेंड्स हमारा लेक्चर थोड़ा शायद बड़ा हो जाए क्योंकि मौर्य काल में बहुत सारी जानकारियाँ थी जो कि मैं एक लेक्चर में समेटने की कोशिश कर रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इनके बारे में आगे। तो अब इनके कुछ अभिलेख के बारे में, अभिलेखी स्रोत, अभिलेख के बारे में देखते हैं। अभिलेखी स्रोत कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए अशोक के एडिक्ट्स और उनके इंस्क्रिप्शन अर्थात उनके आदेश पत्र और शिलालेखों के बारे में देखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कहा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई स्थानों पर शिलालेख, स्तंभ शिलालेख और गुफा शिलालेख के मिलते हैं। तो यहाँ पे भारत के अलग अलग जगहों से शिलालेख के साक्ष्य मिलते हैं, शिलालेख हमको प्राप्त किए गए हैं जिससे पता चलता है ये मौर्यकालीन हैं। और देखिए फ्रेंड्स 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने, तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने इनकी जो अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय प्राप्त किया। अभिलेखों की जो लिपि है तो सबसे पहले किसने पढ़ी है? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी है। इनके अभिलेखों में कौन सी लिपि मिलती है फ्रेंड्स? तो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। और फ्रेंड्स अगर कहें तो जो गैर पश्चिमी थे उनमें खरोष्टी भाषा का उपयोग, और जो पश्चिम थे, जो वेस्टर्न थे, उनमें ग्रीक भाषा का प्रयोग और अरमाइक भाषा दोनों का प्रयोग किया गया। और जो पूर्व में थे उनमें ब्राह्मी का अभिलेख मिलता है, ब्राह्मी भाषा का प्रयोग मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इनके अलग अलग जो जगहों से अभिलेख मिले उनमें अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, और इनको सबसे पहले पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो फ्रेंड्स उसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप, जिसने 1837 में पढ़ा था। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई। प्राकृत भाषा, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक और ब्राह्मी ये इनके अभिलेखों की भाषा थी।
तो देखिए कुछ और शिलालेख हैं जिनके बारे में मौर्य काल की जानकारी मिलती है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, और गोरखपुर जिले का जो सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख है वो यूपी के गोरखपुर जिले से मिलता है, और बांग्लादेश के बोहरा जिले में महास्थान शिलालेख भी मिलता है जिससे मौर्य काल की फ्रेंड्स जानकारी मिलती है। तो ये सारे फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिलालेख अशोक चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप याद रखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रुद्रदामन का जूना अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख और शाहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख। ऐसे भी फ्रेंड्स पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन कि जो शाहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख है कहाँ से मिला है, तो आप बताएंगे गोरखपुर, और बांग्लादेश से कौन सा अभिलेख मिला है, तो बोहरा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स बोहरा से महास्थान नामक अभिलेख मिलता है। चलिए फ्रेंड्स ये देखिए महास्थान अभिलेख। चलिए फ्रेंड्स और देखते हैं इनके शिलालेख क्या हैं। तो इन्होंने एक 14 मेजर शिलालेख 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में, इनको दीर्घ शिलालेख भी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल कहाँ से फ्रेंड्स है, कहाँ से पाए गए, तो मानसेरा जो कि कहाँ है फ्रेंड्स, पाकिस्तान में है, यहाँ से भी इनके शिलालेख मिलते हैं। और संभाजगढ़ी कहाँ है फ्रेंड्स, वो पाकिस्तान में फ्रेंड्स। जूनागढ़ फ्रेंड्स हमने पीछे देखा गिरिनगर गुजरात में है, और सोपरा कहाँ है फ्रेंड्स, तो वो महाराष्ट्र में है, और येरागुड़ी आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ से भी फ्रेंड्स इनके शिलालेख मिलते हैं। कौन कौन से, ये दीर्घ शिलालेख। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दीर्घ शिलालेख के कहाँ से साक्ष्य मिले हैं, और लघु शिलालेख। ये देखिए लघु शिलालेख यहाँ है। तो फ्रेंड्स ये पूछे जाते हैं दीर्घ और शिला में, आप अंतर याद रखिएगा क्या क्या है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स मानसेरा जो कि पाकिस्तान में है, शहबाजगढ़ी कहाँ है, वो भी पाकिस्तान में है, जूनागढ़ अभिलेख गिरनार गुजरात में है, और सोपरा कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और येरागुड़ी अभिलेख कहाँ से मिलता है, तो फ्रेंड्स वो आंध्र प्रदेश से मिलता है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हो। 2 और कलिंग अभिलेख, कलिंग शिलालेख किनको कहा गया है, तो धौली और तोसली को कहा गया है। ये कहाँ से मिले हैं फ्रेंड्स, तो कुर्दा उड़ीसा से मिले हैं। जो कलिंग अगर शिलालेख की बात करें तो ये कहाँ से मिलते हैं फ्रेंड्स, तो धौली और तोसली से इसके एग्जाम्पल मिलते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए जो लघु शिलालेख हैं, लघु शिलालेखों की संख्या फ्रेंड्स 7 है। तो ये कहाँ से मिले हैं फ्रेंड्स, ये 14 है। जो मेजर हैं वो 14 है, जो दीर्घ हैं वो 14 है, और लघु 7 हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, सासाराम कहाँ है, बिहार से इसका अभिलेख मिला है। और मास्की कहाँ है फ्रेंड्स, तो आंध्र प्रदेश में मास्की है। भाब्रू अभिलेख कहाँ से मिलता है, भाब्रू बैराठ अभिलेख राजस्थान से मिलता है। रूपनाथ MP से मिलता है। सिद्धपुर जतिन रामेश्वर ब्रह्मगिरी कर्नाटका से मिलता है। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके लघु शिलालेख के एग्जाम्पल, जैसे कि सासाराम कहाँ से मिला है, बिहार से। मास्की कहाँ से मिला है, आंध्र प्रदेश से। भाब्रू बैराठ कहाँ से मिला है, राजस्थान से। रूपनाथ कहाँ से मिला है, MP से। और सिद्धपुर जतिन रामेश्वर कहाँ से मिला है, ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटका से। आई होप आपको चीज़ें फ्रेंड्स क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब देखिए पिलर एडिक्ट की बात कर लेते हैं। स्तंभ शिलालेख के बारे में क्या क्या बताया गया। यहाँ पे देखिए 7 पिलर एडिक्ट हैं। देखिए कौन सा है, मेरठ दिल्ली अभिलेख, मेरठ दिल्ली शिलालेख, टोपरा दिल्ली शिलालेख, इलाहाबाद शिलालेख जो कि यूपी में है, और लौरिया नंदन शिलालेख, लौरिया एहराज एंड रामपुरवा जो कि दोनों कहाँ है, बिहार में है, दोनों बिहार में है। तो ये स्तंभ लेख हैं 7 पिलर एडिक्ट्स। कौन से हैं, मेरठ दिल्ली, टोपरा दिल्ली। इनका फ्रेंड्स एक ने ये याद रखिएगा, मेरठ दिल्ली और टोपरा दिल्ली, इनके बारे में आगे देखेंगे फ्रेंड्स डिटेल से। अब देखेंगे फ्रेंड्स इलाहाबाद अभिलेख कहाँ, यूपी से मिला है। लौरिया नंदन और लौरिया एहराज और रामपुरवा ये कहाँ से, बिहार से मिले हैं। अब देखिए फ्रेंड्स 4 और एडिक्ट हैं। ये कहाँ से, सांची, ये माइनर, ये दीर्घ हैं, लघु है, सॉरी माइनर लघु होता है। तो सांची से मिला है। सांची कहाँ है, MP में। और सारनाथ से एक इनका, और एक इलाहाबाद, इलाहाबाद कहाँ, यूपी में है फ्रेंड्स। अब देखिए 2 तराई पिलर हैं, कौन से, रुमनदेई और लुम्बिनी, जो कि कहाँ,
नेपाल से हैं। लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था फ्रेंड्स? बौद्ध जी का। अब देखिए केव एडिक्ट कौन से? तो इन्होंने बराबर केव एडिक्ट बराबर की पहाड़ियों पे आजीविक संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए इन्होंने बराबर पहाड़ियों पे गुफाएं बनवाई थी फ्रेंड्स। किसने बनवाई थी? अशोक ने बनवाई थी। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए इनके शिलालेख के। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक एक करके धीरे धीरे याद करिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स हम मौर्य प्रशासन के बारे में देख लेते हैं कि मौर्य प्रशासन क्या क्या था, इनके मौर्य प्रशासन की क्या क्या खासियत थी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मौर्य प्रशासन की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो सेंट्रल में था, जो केंद्रीकृत था, तो वो सेंट्रलाइज सिस्टम थी और केंद्र में कौन था? वो किंग होता था। तो सेंट्रल में किंग था और फिर बाद में इनकी ऐसे ऐसे इकाई चल रही थी। तो देखेंगे फ्रेंड्स इनके बारे में और क्या है। तो चाणक्य के अनुसार राज्य के कितने 7 तत्व होने चाहिए? ये फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाणक्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होने चाहिए। तो आप बताएंगे फ्रेंड्स 7, और इनमें से इनके अलग अलग नाम भी पूछ ले जाते हैं कि तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे कौन है, या फिर अंतिम में कौन है, या फिर पूछा जाता है कि कौन सा नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स आप बताएंगे कि कौन सा नहीं है और कौन सा। तो देखिए फ्रेंड्स पहला है किंग, जिसको राजा कहते हैं। दूसरा था सेक्रेटरीज अर्थात अमात्य था। और तीसरा था जनपद टेरिटरी। चौथा था दुर्ग। पांचवा था कोष। और छठा था सेना। और सातवां कौन था? मित्र। तो ये सारे राज्य के तत्व थे। किसके अनुसार? तो वो चाणक्य के अनुसार ये सातों अंग थे। किसके? राज्य के। ये इतने अंग होते हैं, जैसे कि राजा होता है जो कि सबसे प्रमुख होता है, फिर अमात्य होता है जो उनको सलाह वगैरह देता है, और एक जनपद, एक राजा की एक टेरिटरी जरूर होगी, और दुर्ग होगा, कोष जरूर होगा उनका, सेना होगी, और उनके मित्र भी होंगे राजा के। तो फ्रेंड्स ये तत्व हैं किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इनके कुछ केंद्रीय विभाग थे एडमिनिस्ट्रेटिव, तो वो देखते हैं फ्रेंड्स कौन कौन से थे। जैसे कि पहला था सन्निधाता, इसका हिंदी में भी सन्निधाता है फ्रेंड्स। सन्निधाता क्या था? ट्रेजरी ऑफिसर अर्थात जो कोषाध्यक्ष था उसका अध्यक्ष सन्निधाता होता था। जो कोष अध्यक्ष था वो सन्निधाता था। समाहर्ता क्या था फ्रेंड्स? तो ये कलेक्ट करता था क्या? रेवेन्यू, ये टैक्स कलेक्ट करता था। कौन? समाहर्ता। इसका हिंदी में भी फ्रेंड्स यही नाम है, संधिधाता और समाहर्ता। ये कर इकट्ठे करते थे, कर प्रमुख अधिकारी थे फ्रेंड्स। तीसरा है फ्रेंड्स व्यवहारिका, जिसका अर्थ होता था चीफ जस्टिस ऑफ सिविल कोर्ट। जो नागरिक अदालत का प्रमुख होता था वो व्यवहारिका कहलाता था। चौथा है फ्रेंड्स प्रदेश। प्रदेश कौन होता था? जो फौजदारी अदालत का प्रमुख होता था उसको प्रदेशा कहते थे, अर्थात प्रदेश। इसको हिंदी में भी फ्रेंड्स यही है। कुमार किसको कहते थे फ्रेंड्स? तो कुमार जो था वो प्रोविंस अर्थात प्रांत का अधिकारी था। तो कुमार को प्रांत का अधिकारी कहा जाता था फ्रेंड्स। अगर बात करें प्रादेशिक कौन था? तो प्रादेशिक फ्रेंड्स जिला अध्यक्ष था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला अध्यक्ष कहलाता था। कौन? प्रादेशिक। और फ्रेंड्स सातवें की अगर बात करें तो गोपा। गोपा क्या था? रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट्स अर्थात लेखा जोखा का प्रमुख कौन कहलाता था? वो गोपा कहलाता था। और फ्रेंड आठवां है नागरक। ये किस चीज़ का प्रमुख था? तो ये सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव, ये कस्बे के प्रशासन का प्रमुख था। कौन? नागरक। नौवां है फ्रेंड्स शुल्क अध्यक्ष। ये कौन होता था? ये टैक्स कलेक्ट करता था। कौन से? जो सीमा टैक्स थे, सीमा कर को कौन कलेक्ट करता था? तो शुल्क अध्यक्ष। और 10वां है फ्रेंड्स नवा अध्यक्ष। ये किस चीज़ का सुप्रिटेंडेंट था? ये शिप जहाज़ों का प्रमुख कौन कहलाता था? नवा अध्यक्ष कहलाता था फ्रेंड्स। और जैसे कि अंतर्वार्षिक अंगरक्षक कहलाते थे। और फ्रेंड्स 8वीं का अगर बात करें तो वो जंगली सेना का प्रमुख 8वीं कहलाता था। और भी फ्रेंड्स ऐसे बहुत हैं, जैसे कि मंत्रिपरिषद अध्यक्ष जो कि मंत्रिपरिषद की देखभाल करेगा, वो मंत्रिपरिषद का हेड कहलाएगा। सेनापति जैसे कि फ्रेंड्स सैनिक कार्यों की मदद करने के लिए सेनापति होता था। और आय व्यय के लिए हमने
हमने बात कर ली फ्रेंड्स। कौन? समाहर्ता होता था जो कि आय व्यय रेवेन्यू कर वगैरह के लिए देखता, और पुरोहित जो कि फ्रेंड्स राजा को सलाह देता था। इनके बारे में हमने फ्रेंड्स सबके बारे में चर्चा कर ली है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इनकी कुछ प्रशासनिक इकाई हैं और उनके मुखिया हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा था कि सेंट्रल पे कौन था? किंग, और फिर उसके बाद छोटी छोटी इकाइयां होती थी, जैसे कि उसके बाद प्रोविंस होगा, फिर प्रोविंस के बाद विहार अर्थात विस इन्होंने कहा है जो कि डिस्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि प्रोविंस उससे छोटा होगा और डिस्ट्रिक्ट उससे बड़ा होगा। और फिर एक 10 गाँव, सबसे छोटा अगर बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे ग्राम होगा, क्योंकि किंग है सेंटर पे, और उसके बाद गांव आएगा, विलेज होगा। फिर एक 10 गांवों का समूह संग्रहण कहलाता था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बनता था, और उसके बाद एक प्रोविंस अर्थात एक राज्य बन जाता था। सबसे बड़ी इकाई राज्य थी, और इसका हेड कौन कहलाता फ्रेंड्स? इसको चक्र कहते हैं। किसको? प्रोविंस को, प्रांत को, और इसका हेड राष्ट्रपाल कहलाता था अर्थात कुमार भी कहते थे इसको। और विस जिसको आहार भी कहते हैं जिला होता था, इसका मुखिया कौन कहलाता था? प्रादेशिका कहलाता, एडमिनिस्ट्रेटिव कहलाता था। संग्रहण ये क्या था फ्रेंड्स? तो ये ग्रुप ऑफ 10 विलेज, 10 गांवों का समूह होता था। कौन? संग्रहण कहलाता था 10 गांवों का समूह, और इसका अध्यक्ष कौन था फ्रेंड्स? तो इसका अध्यक्ष गोपा था। अब देखिए फ्रेंड्स ग्राम का हेड कौन होता था फ्रेंड्स? तो ग्रामिका होता था। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। यहाँ पे सारी प्रशासनिक जो इकाइयां था, तो फ्रेंड्स प्रोविंस के जो थे वो कुमार थे, राष्ट्रपाल जिनको कहते थे, डिस्ट्रिक्ट के प्रादेशिका थे, 10 गांवों के समूह को गोपा कहा गया और विलेज को ग्रामिका कहा गया। तो ये सारे इनके हेड थे, और किंग सबसे सेंट्रल में था, और इनका जो पद था यहाँ पे फ्रेंड्स वो वंशानुगत था। राजा के बाद उनका पुत्र ही राज करता था, वंशानुगत था। अब देखिए फ्रेंड्स अगर और कुछ फैक्ट की बात करें तो इनके यहाँ जो गुप्तचर व्यवस्था थी, तो कौटिल्य ने गुप्तचरों को क्या? गूढ़ पुरुष कहा है। कौटिल्य ने कहा है गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष, ये याद रखिएगा। और एरियन ने इनको ओवरसियर कहा है। किसने? एरियर ने। एरियन ने इनको ओवरसियर कहा है। और अगर बात करें स्ट्रैबो की, तो इन्होंने इंस्पेक्टर कहा है। जो गूढ़ पुरुष अर्थात जो स्पाई वगैरह काम करते थे, जो इनको संदेशे ला के देते थे, उनके ये अलग अलग नाम है फ्रेंड्स। और अगर फ्रेंड्स बात करें तो इन्होंने संस्था और संचरा 2 नामक गुप्तचरों में बांटा था, 2 को, संस्था और संचरा। संस्था क्या थी फ्रेंड्स? जो एक ही जगह पे रह के जासूसी करते थे। संस्था एक ही जगह पे संस्था बनी हुई है, अर्थात एक जगह पे हैं, एक जगह पे ये जासूसी करते थे। गुप्तचर थे जो एक जगह रुक के करते थे। और संचरा क्या थे फ्रेंड्स? ये दूसरी जगह भ्रमण करके गुप्त जासूसी करते थे। ये भ्रमण करते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य, जो बाहर की जासूसी थी, ये संचरा कहलाते थे। संस्था और संचरा 2 भागों में बटा हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स आपको लेक्चर पसंद आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स आपने एंजॉय किया होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इनकी क्वाइंस हैं, कुछ मुद्राएं के इनको क्या कहते थे? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इनके क्वाइन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि सोने की मुद्रा को सुवर्ण कहते थे। जो चंद्रगुप्त टाइम पीरियड पे जो सोने की मुद्रा चल रही थी उसको सुवर्ण कहते थे, और चांदी की मुद्रा को फ्रेंड्स पण कहते हैं। और मासक जो कि एक तांबे की मुद्रा थी, ये सबसे लोकप्रिय थी। कहाँ? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पे, या फिर कहे मौर्य काल में इन 3 मुद्राओं का चलन था। और सोने की मुद्रा को फ्रेंड्स सुवर्ण कहते थे, और चांदी की मुद्रा को पण कहते थे, और तांबे की मुद्रा को मासक कहते थे। जो सबसे लोकप्रिय मुद्रा थी मासक। अब फ्रेंड्स देखिए 184 ईस्वी में लगभग पुष्यमित्र शुंग ने किसको पराजित किया? जो मौर्य वंश के सबसे अंतिम राजा थे। कौन? बृहद्रथ। बृहद्रथ इनके अंतिम राजा थे। किसके?
मौर्य वंश के, इनको किसने पराजित किया था? पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या करके मौर्य वंश का अंत कर दिया था और शुंग वंश की नींव डालते हैं। तो फ्रेंड्स, मौर्य काल में कुछ और भी राजा हुए, पर उनके बारे में कुछ उनकी खास उपलब्धियां नहीं रही, तो उनके बारे में इतिहास में कुछ ज़्यादा खास जानकारी नहीं मिलती है। उन चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और आदि कुछ राजाओं के बारे में ही जानकारी मिलती है। और सबसे अंतिम राजा यहाँ के अंतिम राजा को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया, हत्या की इनकी, और एक नए वंश की स्थापना की, जिसको पराजित करके करी थी तो बृहदत्त। ये आप याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है। और फ्रेंड्स, अगर बात करें तो देवनाम प्रिय इनकी उपाधि थी, किसकी? बृहदत्त की। बृहदत्त की उपाधि क्या थी? देवनाम प्रिय। ये अंतिम शासक थे, इनकी भी ये उपाधि थी देवनाम प्रिय। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे लेक्चर समाप्त होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें मौर्य काल से संबंधित समझ आ गई होंगी। अगर फ्रेंड्स आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो आप फ्रेंड्स कमेंट करके पूछिएगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने लेक्चर को देखा लास्ट तक। आई होप आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको फ्रेंड्स हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनको भी मौर्य काल के बारे में जानकारी मिल सके और वो अपने एग्ज़ाम में उसको कर सकें। और हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।